1531 में ईस्ट अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों से एक जंगजू उभरा जिसका नाम था अहमद इब्ने इब्राहिम। लेकिन उसके दुश्मन उसे एक और नाम से जानते थे, वो नाम जिसे सुनकर बादशाह भी रातों को जागते थे, अहमद गिर्रा। एक छोटे से गांव का रहने वाला जंगजू जिसका नाम आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। उसके साथ सिर्फ चंद सौ लोग थे, लेकिन उसी साल उसने कंटिन्यूसली ऐसे एरियाज पर कब्जा किया जिन्हें सेंचुरीज से मजबूत समझा जाता था। एबेसिनिया एम्पायर उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। हुक्मरान हैरान हो चुके थे, पूरे मुल्क में उसका एक खौफ फैला हुआ था। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि आखिर वो कौन सा हिडन सीक्रेट था जिसकी वजह से ये जंगजू इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी स्ट्रेटजी क्या थी और क्यों कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। तो आइए जानते हैं असल राज। अहमद इब्ने इब्राहिम एक ऐसा शख्स जो ना किसी बड़ी एम्पायर का वारिस था और ना ही किसी फेमस फैमिली से ताल्लुक रखता था, बल्कि सोमालिया के एक आम से इलाके में ग्रो अप हुआ। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा मकसद और एक ऐसी हिकमत छुपी हुई थी जिसे उस वक्त कोई समझ नहीं पा रहा था। बट द मेन थिंग इज दैट कि वो हर जंग जीतने से पहले महीनों तक उस इलाके का मुताला करता, लोगों की लैंग्वेज, ट्रेड के रास्ते और पहाड़ियों का स्ट्रक्चर सब कुछ ऑब्जर्व करता और फिर ऐसे अटैक्स करता जिनकी एक्सपेक्टेशंस उस वक्त के ट्राइब्स और बादशाह कभी नहीं करते थे। और मे बी यही वजह थी कि करीबी स्टेट्स एक एक करके पीछे हटती गईं, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक स्मॉल ग्रुप इतनी तेजी से उनके मजबूत समझे जाने वाले किलों तक पहुंच जाएगा। एबेसिनिया एम्पायर हैरान हो चुकी थी कि ये जंगजू आखिर कैसे इतने बड़े और खुफिया अटैक्स कर सकता है, जो दिन को कहीं नजर नहीं आता और रात को अचानक किसी मजबूत दरवाजे के अंदर खड़ा होता है। और यही वो बड़ा हिडन सीक्रेट था जिसने उस दौर के बादशाहों को बेचैन कर दिया था, क्योंकि पहली बार उन्हें एक ऐसी लीडरशिप का सामना था जो ट्रेडिशनल मेथड्स से नहीं चलती थी, बल्कि अपने उसूल खुद बनाती थी। समटाइम्स खामोशी से पहाड़ों में गुम होकर रास्ते बदल लेती और कभी कई दिन तक दुश्मन को यह फील कराती कि वो पीछे हट गया है, और फिर अचानक उस जगह पर जाहिर हो जाता जहां अटैक की कोई तवक्को नहीं होती थी। उसके मानने वाले ये समझते थे कि ही इज नॉट जस्ट फाइटिंग अ वॉर, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए निकला है। और यही बात मौजूदा रिसर्चर्स को आज भी हैरान करती है कि आखिर उसके दिल में इतनी मजबूत सर्टेनिटी आई कहां से। क्योंकि जब आप उस वक्त के मैप्स पर नजर डालते हैं तो ये फील होता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इतने बड़े इलाके को बहुत कम वक्त में अबूर करना तकरीबन इम्पॉसिबल था, मगर फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। गांव, बस्ती, किले, हर तरफ लोग हैरान थे कि ये तेजी आखिर किस चीज़ की अलामत है। एबेसिनिया एम्पायर के बादशाहों और एडवाइजर्स ने जब पहली बार उसके नाम के बारे में सुना तो उनके माइंड में अब एक ही क्वेश्चन था कि आखिर ये शख्स है कौन, अचानक कहां से आ गया, एंड इफ यू डोंट स्टॉप इट नाउ तो ये किस हद तक जा सकता है। लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हें उस वक्त तक नहीं मिले जब तक उन्हें हकीकत का इल्म नहीं था कि अहमद इब्ने इब्राहिम सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक स्ट्रेटजी मेकर था। एक ऐसा माइंड जो दुश्मन के सोचने से पहले सोच लेता था और जो रास्ते बाकी सबके लिए बंद थे वो उन रास्तों में ऐसे दाखिल होता जैसे उसे हर मोड़ की खबर पहले से हो। एंड दैट वाज द स्टेज जहां हिस्ट्री ने पहली बार फील किया कि ईस्ट अफ्रीका में एक नई कहानी लिखी जा रही है। जब अहमद इब्ने इब्राहिम की विक्ट्रीज तेजी से फैलने लगी तो एबेसिनिया एम्पायर के दरबार में एक स्ट्रेंज एंजाइटी पैदा हो गई।
बादशाह के एडवाइजर्स हैरान थे कि यह शख्स न सिर्फ पहाड़ी रास्तों को पढ़ लेता है बल्कि दुश्मन की वीक स्पॉट्स को ऐसे पकड़ता है जैसे उसने बरसों उन इलाकों में खुफिया सफ़र किया हो। और यही वो वक्त था जब उसके मुखालिफिन ने फर्स्ट टाइम एक बड़े अलायंस बनाने की कोशिश की। लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक अहमद ने अपने चंद सौ सिपाहियों को इस तरह ऑर्गेनाइज्ड किया था कि हर आदमी कई महल्लों, बस्तियों और रास्तों के हालात जानता था और यही इंटेलिजेंस उसकी सबसे बड़ी पावर बनी। अहमद ने जब अबेसिनिया एम्पायर के सेंट्रल इलाकों की तरफ बढ़ने का फैसला किया तो उसने दो बातें अपने साथियों को समझाई। फर्स्ट ये कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती बल्कि खौफ के तौर से जीती जाती है, और दूसरी ये कि दुश्मन को कभी ये फील ना होने दो कि वो तुम्हें देख रहा है। इसी रूल्स के साथ वो आगे बढ़ा। समटाइम्स वो कई दिनों तक नज़र नहीं आता और फिर अचानक किसी मजबूत शहर के दरवाजे पर जाहिर हो जाता। राइटर्स इस बात पर हैरान थे कि उसने इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद इतनी बड़ी एम्पायर को कैसे हिलाकर रख दिया। अबेसिनिया एम्पायर के बादशाह ने आखिरकार बैरूनी मदद मांग ली, पर्टिकुलरली ऐसे ममालिक से जो उस दौर में ईस्ट अफ्रीका के मैटर्स में गहरी दिलचस्पी रखते थे। और जब ये मदद पहुंची तो जंग में एक नया मोड़ आ गया, क्योंकि अब अहमद को सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक बड़े वेल ट्रेंड और हथियारों से लैस अलायंस का सामना था। लेकिन अहमद ने इस सिचुएशन को भी खामोशी से स्टडी किया। उसके पास हमेशा एक दूसरी स्ट्रेटजी होती थी और उसने अपनी सिपाहियों को पहाड़ी इलाकों में फैलाया ताकि दुश्मन नंबर्स का फ़ायदा न उठा सके। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब एक बड़ी लड़ाई में उसके सिपाहियों को शदीद रेजिस्टेंस का सामना हुआ। अगरचे अहमद ने आखिरी दम तक रिट्रीट का सोचा भी नहीं, लेकिन दुश्मन के नए वेपन्स, तरबियत और एक्सटर्नल हेल्प ने जंग का रुख बदल दिया। इसी लड़ाई में वो ज़ख्मी हुआ और उसके साथी उसे मैदान से निकालकर महफूज मुकाम तक ले गए। सम राइटर्स आर सेइंग कि वो एक छोटे से कैंप में शहीद हुआ, और कुछ लिखते हैं कि वो आखिरी लम्हे तक अपने साथियों को हिम्मत देता रहा। उसका सफ़र ख़त्म हुआ लेकिन उसका असर सदियों तक बाकी रहा। सोमालिया के ट्रेडिशनल वाक़यात में आज भी उसका जिक्र एक ऐसे लीडर के तौर पर होता है जिसने अपने वक्त की सबसे मजबूत रियासत का मुकाबला किया और अपनी कमज़ोर रियासत को ताकत की पहचान बना दिया।